हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन वालों गुड आफ्टरनून। क्या डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का? कल हमने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, है ना। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सबसे फर्स्ट मैं आपको क्या बता रहा था, सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? द नेम ऑफ द एक्ट, मतलब इस एक्ट का नाम रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1962 से, और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। जो सेक्शन सेकंड है वो किसका सेक्शन है? डेफिनेशन का। जब भी जरूरत पड़ेगी विल यूज इट। सेक्शन 3 भी किसका सेक्शन है? डेफिनेशन का। जब जरूरत पड़ेगी विल यूज इट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था, दैट इज सेक्शन नंबर 4, है ना। सेक्शन नंबर 4 इज चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर इस सेक्शन की कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही इंडिया में इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि उसका पर्सन होना जरूरी है, पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, और वो ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए जिसपे सरकार टैक्स नहीं लेती है। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे? टैक्स। जो टैक्स रेट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल रेट और एक होता है स्पेशल रेट। कुछ इनकम पे स्पेशल रेट से क्या लगता है? टैक्स। वो इनकम पे टैक्स ज्यादा भी लग सकता है और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसका नेचर बस स्पेशल होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वो इनकम टैक्स में नहीं गिवन है। जो नॉर्मल रेट से वो कहाँ गिवन है? फाइनेंस एक्ट के अंदर गिवन है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज बजट। ये जो बजट आएगा हमारे लिए रिलेवेंट होने वाला है, क्योंकि इसी पे बेस्ड जो टैक्स रेट्स होंगे वो 25-26 में क्या लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा। अगले साल से टैक्स लगना स्टार्ट हो, क्योंकि इस साल तो आप इनकम अर्न कर रहे हो। 24-25 में क्या कर रहे हैं? इनकम अर्न कर रहे हैं। 24-25 की इनकम पे टैक्स कब देंगे? 25-26। तो जो अगले साल आप टैक्स देते हो वो कौन से ईयर का होता है? करंट ईयर का। जनरली इनकम टैक्स में जो करंट ईयर रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं। जो करंट ईयर होता है उसको ही क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। क्योंकि अगले साल जो टैक्स पे करोगे वो किस साल का पे करोगे? प्रीवियस ईयर का। फिर अब हम लोग ने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था कि साहब पर्सन किसे कहते हैं। तो हम जो लोग ये डिस्कस आज करेंगे पर्सन के रेस्पेक्ट में। ओके, पर्सन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। क्लॉज 31 के अंदर गिवन है। पर्सन की डेफिनेशन देखो, कभी भी ना लॉ में, किसी भी लॉ में डेफिनेशन दे रखी हो तो अच्छी बात है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हमें कॉमन सेंस भी क्या कर लेना चाहिए? यूज करना चाहिए। क्योंकि जो पर्सन की डेफिनेशन है वो कैसी है? पर्सन इंक्लूड्स, है ना। लिखवा दी थी मैंने, यस है ना, वो मैंने लिखवा दी थी। पर्सन इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब क्या हो गया? ये कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। आप लोग जो सोचते हो वो तो एक होता है, जैसे आपने डेफिनेशन किया कि मींस लिखा होगा, कंपनी मींस, और एक होता है कंपनी इंक्लूड्स। तो देखो फर्क हो जाता है। अगर जहां पे भी इंक्लूड्स लिखा हुआ आ जाता है ना, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? पहले कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। कॉमन सेंस यूज कीजिए, उसके बाद जो लॉ मेकर्स बोल रहे हैं उन चीजों, आपके कॉमन सेंस आप सोच नहीं भी पाओगे तो भी वो जो चीज इंक्लूड करना चाहते हैं वो चीज डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर ली जाएगी। एंड जब मीन्स लिखा होता है तो भाई फिर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो जो बोला जाएगा बस वही क्या रहेगा? पर्सन होगा, नहीं तो वो पर्सन नहीं होगा। पर्सन के अंदर सबसे फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है? एक पर्सन है, आप एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूं। माइनर हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल को क्या माना गया है? पर्सन माना गया है। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड मैं कुछ बात करता हूं। कैसे? एक्चुअली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट आया ही टैक्स सेविंग को लेके। इनकम टैक्स वाले लेकर ही क्यों आए इसको? टैक्स सेविंग को लेके। एक इंडिविजुअल अलग पर्सन है, और जो HUF है वो अलग पर्सन है। जैसे मैं और मेरी HUF दोनों अलग अलग पर्सन रहेगा। उसमें क्या होगा? कुछ इनकम मेरी अपने हैंड पे हो रही होगी और कुछ इनकम मेरी किसके हैंड पे हो रही होगी? HUF के। तो उससे क्या होगा कि मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आप बोलोगे सर क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा? आपने कभी सुना होगा 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता या 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, ऐसा कुछ सुना है ना? मैं आपको बताता हूं कि जनरली हम देखेंगे कि 5 लाख तक की इनकम पे क्या नहीं लगता है? टैक्स नहीं लगता। ये HUF
मैं आपको, मेरा काम बस हो जाएगा कि एचयूएफ सबको पता है बोल के मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन हमको मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि एचयूएफ का फायदा क्या है। हम अपने क्लाइंट को क्या करेंगे, एडवाइस तो देंगे ना कि, और वैसे तो यहाँ पर एचयूएफ के बारे में एट दिस लेवल एचयूएफ के बारे में बातें कम होती है। अब फाइनल में जाओगे तो वहां पर ज्यादा क्या होती है एचयूएफ के बारे में बातें, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। अब मेरी इनकम से 3 लाख है, तो 3 लाख है तो मेरे को 2.5 लाख तक क्या नहीं लगेगा, टैक्स। उसके बाद 50,000 पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब मान लो कि मेरी इनकम, मुझे कोई नया सोर्स मिल रहा है इनकम का, जैसे मेरे पास किराए की इनकम आ रही है, तो अब मेरी इनकम सैलरी थी तो कितनी है, 3 लाख, और किराए की इनकम भी मैं अपने अंदर जोड़ लूंगा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मेरा 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं है, फिर जो रिमेनिंग इनकम है उस पर पूरा क्या लग जाएगा, टैक्स। अगर मैं किराए की इनकम कहां पे रख लेता, मैं एचयूएफ में रख लेता, तो 2.5 लाख तक यहां पे भी टैक्स नहीं लगता, और 2.5 लाख तक वहां पर भी क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। तो हम अपनी इनकम क्या कर सकते हैं, कुछ एचयूएफ के नाम पे शो कर सकते हैं, एचयूएफ के नाम पे शो कर सकते हैं, और आप अपनी टैक्स को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब एचयूएफ बनती कैसे है, हाउ एचयूएफ बीइंग फॉर्म्ड, एनी आइडिया, एचयूएफ कैसे फॉर्म होती है। और ये बात याद रखना, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जैन होते हैं या सिख होते हैं या बुद्धिस्ट होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन और अदर कास्ट क्या कर सकती है, एचयूएफ फॉर्म नहीं कर सकती। एचयूएफ फॉर्म कैसे होगी, हाउ एचयूएफ विल गेट फॉर्म, एनी आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत एचयूएफ के बारे में। तो चलो ठीक है, मुझे अपनी एचयूएफ बनानी, आपको अपनी एचयूएफ बनानी है, क्या आप अभी अपनी एचयूएफ बना सकते हो, नहीं, रीजन फैमिली नहीं है। मैं अपनी एचयूएफ बना सकता हूं बिकॉज आई हैव दी फैमिली। अगर एक इंडिविजुअल की शादी हो चुकी है ना, एक इंडिविजुअल की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो वो अपनी वाइफ के साथ क्या कर सकता है, एचयूएफ फॉर्म कर सकता है। तो भाई के साथ एचयूएफ फॉर्म नहीं कर सकते हो आप, है ना, आप अपनी बहन के साथ एचयूएफ फॉर्म नहीं कर सकते हो, सिबलिंग के साथ एचयूएफ फॉर्म नहीं होती है। एचयूएफ किसके साथ फॉर्म होती है, फैमिली के साथ। तो फैमिली मतलब कौन आ गए, आपके वाइफ, नहीं पेरेंट्स के साथ भी नहीं हो सकती एचयूएफ। आप अपने पेरेंट्स की एचयूएफ के मेंबर हो सकते हो, लेकिन आप पेरेंट्स के साथ एचयूएफ फॉर्म नहीं कर सकते। मैं आपको वो फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं जहां पर एचयूएफ क्या की जा सकती है, फॉर्म। जैसे आपके फादर ने सोचा होता कि भैया हम क्या करेंगे, एचयूएफ बना लेंगे, तो उस केस में आपके फादर, आपकी मदर और आप वो उस एचयूएफ के क्या कहते हैं, मेंबर रहते हैं, है ना। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे को पार्टनर्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं। तो भाई मुझे एचयूएफ बनानी, मेरी शादी हो गई है, यस मैं अपनी वाइफ के साथ एचयूएफ फॉर्म कर सकता हूं। बच्चा हो ना हो डज नॉट मैटर, हाँ बच्चा होगा तो बाय बर्थ वो क्या बन जाएगा, एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा। बाय बर्थ क्या बन जाएगा वो, आपने वो कहीं पढ़ा होगा कि बाय बर्थ बन जाता है। तो इफ आई हैव द किड तो वो मेरी एचयूएफ का क्या कहलाएगा, मेंबर। तो सर एचयूएफ, जैसे ही आपकी शादी हुई एचयूएफ तो बन गई, सी लेकिन एचयूएफ को लीगैलिटी देनी पड़ती है, तो उसके लिए एक डीड बनानी पड़ती है ना। एचयूएफ की क्या करना पड़ेगी, डीड, कि आई एम दी करता, माई वाइफ विल बी दी मेंबर एंड द बच्चे वो क्या रहेंगे, वो भी मेंबर्स रहेंगे, हम इनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, एचयूएफ बना रहे हैं। एक डीड बना दी, हम इतनी कैपिटल के साथ एचयूएफ क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, इतनी कैपिटल एचयूएफ के अंदर होगी। ये आपने डीड बनाई, इनकम टैक्स में अप्लाई किया, इनकम टैक्स वाले एक पैन कार्ड दे देते हैं, है ना, एक अलग से क्या दे देते हैं, पैन कार्ड। जैसे मेरा पास पैन कार्ड है, उस पर लिखा है सागर विजयवर्गीय, और फिर जो मेरे को मेरी एचयूएफ है उस पर लिखा है सागर विजयवर्गीय एचयूएफ, ठीक है, सागर विजयवर्गीय एचयूएफ। तो उस केस में क्या हो गया, मेरे पास कितनी एंटिटी हो गई, 2। अब जैसे क्या है कि मुझे यहाँ पढ़ाने से इनकम है, मुझे ट्रेडिंग से इनकम है, वो मैं अपने अंदर शो कर देता हूँ। लेकिन मान लो मैं फाइनेंस का काम करता हूँ, या मैं कुछ और ऐसे काम कर रहा हूँ, कुछ और कोई, जैसे आपको पता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता, लेकिन एचयूएफ तो क्या कर सकती है, इंश्योरेंस एजेंट बन सकती है। अगर बन सकती है तो भाई मैं वो इनकम कहाँ पे दिखा सकता हूँ, फाइनेंस की इनकम वो उस एचयूएफ के नाम पे दिखा देता हूँ। मेरे नाम पे दिखाऊंगा तो मैं 30% स्लैब में आता हूँ, मैं जो भी इनकम कमाऊंगा उसके ऊपर 30% से क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, है ना।
तो अब मैं अपनी इनकम कुछ वहां पर क्या कर देता हूं, डाइवर्ट कर देता हूं, तो मुझे वहां पर टैक्स सेविंग हो जाती है। अभी इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा कि किस रेट से क्या दिया जाता है टैक्स, तो कैसे फायदा हो सकता है, 10 लाख तक पे कितना टैक्स बनता है, 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट अब हाँ, अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा, मैं बस एक बात अब डिस्कस करूं। अब आप ये बोलोगे सर ये तो फिर सब कर लेंगे, हर एक इंसान क्या करेगा कि एक तो इंडिविजुअल स्टेटस में काम करेगा और एक किस में काम करेगा, एचयूएफ में काम करेगा। तो कोई गलत बात है क्या, करे ना, क्या दिक्कत है? लेकिन देखो दिक्कत है, कोई मुझे बताता है दिक्कत क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द इशू? ये तो अच्छी, हम टैक्स के पर्पज से तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए ना कि व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज। कुछ सोच पा रहे हो? मैं बताता हूं डिसएडवांटेज क्या है। कल से जब मेरा बच्चा बड़ा होगा और मेरी एचयूएफ की क्या होगी, कैपिटल होगी, वो बंटवारा मांग लेगा। समझो, हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो आपने क्या करा, एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, बेटा और बेटी है, बेटा और बेटी, तो कल से बेटा भी हिस्सा मांग लेगा, पापा मेरे को मेरा अलग कर दो, बेटी भी बोल देगी मुझे क्या कर दो, अलग कर दो, डिस्प्यूट्स हो गए तो फिर क्या? डिस्प्यूट के केस में एचयूएफ क्या कर सकती है, प्रॉब्लम, आज मेरे पास मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे के नाम पे करूं, विल लिख के किसी और के नाम पे करूं, मेरी इच्छा। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज के अपने अपने क्या होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट चीज तो ये बताई कि एचयूएफ बनती कैसे है। जैसे ही शादी होगी आपकी एचयूएफ बन गई, लेकिन उसको लीगैलिटी में लाने के लिए डीड वगैरह बना लेना चाहिए, डीड पे लिख लेना चाहिए ऐसा वैसा, और आप अपनी एचयूएफ फॉर्म कर सकते हो। इनकम टैक्स का क्या मिल जाएगा आपको, पैन कार्ड। अब समझना, what is the difference between co-partners and members? I have formed the HUF, I am the head, I am the karta, my wife is a member, my sons are co-members as well as co-partners, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, हिस्सा मांग सकते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको, डिफरेंस बिटवीन, तुम वाइफ विल बी, हाँ लेकिन सुनना, वाइफ वाइफ की जो फादर की एचयूएफ होगी, मतलब मेरे ससुर जी की जो एचयूएफ होगी, तो उसमें जो मेरी वाइफ है वो मेंबर भी होगी और को पार्टनर्स भी होगी। आपको पता होगा 2005 के बाद अमेंडमेंट आ गया था कि लड़कियों को भी इक्वल क्या मिलेगा, हिस्सा प्रॉपर्टी के अंदर। जो सन को मिलेगा वो किसको मिलेगा, पहले ये था कि बेटी की जब तक शादी नहीं हुई तब तक था, फिर बाद में अमेंडमेंट आ गया शादी हुई हो ना हुई हो डज नॉट मैटर, उसको हमेशा क्या मिलेगा, फादर की एचयूएफ में हिस्सा मिलेगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपको। तो फर्स्ट बात तो ये है। अब सुनना, क्या एचयूएफ के अंदर कर्ता कर्ता मेल हो सकता है कि फीमेल हो सकता है कि कोई भी हो सकता है? हु कैन बी दी कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली। तो सीनियर मोस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि समझ गए सीनियर मोस्ट ये है, लेकिन दोनों और हस्बैंड वाइफ की एज सेम है, तो फिर क्या करोगे सीनियर मोस्ट के लिए, किसी एक को तो कर्ता बोलोगे ही सही। तो भाई डीड में लिखा होगा कि ही विल एक्ट एज अ कर्ता। वाइफ, अब मान लो हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हु कैन बी दे करता, फीमेल, फीमेल कैन बी दे, मतलब मेल भी बन सकते हैं करता और फीमेल। क्या एचयूएफ में ऐसा, एनीवन, एनीवन इज द करेक्ट आंसर। क्या एचयूएफ के अंदर सारी लड़कियां हो सकती है, ऑल फीमेल्स कैन बी देयर इन एचयूएफ, सिर्फ एचयूएफ में फीमेल्स ही फीमेल है, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है पॉसिबल, कैसे? हाँ, हस्बैंड की डेथ हो गई और हस्बैंड और वाइफ के कितने बच्चे हैं, दोनों बच्चे, और दोनों बच्चे क्या है, लड़की, तो उस केस में मदर विल बी दी करता एंड दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे, दोनों फीमेल में। तो एचयूएफ के अंदर फीमेल मेंबर्स भी, ओनली एंड ओनली फीमेल मेंबर्स भी हो सकती है। ठीक, तो ये इसलिए कोई 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 आके आपसे पूछ ले कि भैया हम क्लाइंट है तो हमको बताइए ये एचयूएफ, अब एचयूएफ का करना क्या है, एचयूएफ आगे रन करेंगे कि इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा या क्या होगा, पार्टीशन होगा, कैसे होगा, तो हमको उसके बारे में थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, पता, नॉलेज होना चाहिए कि दिस इज एचयूएफ। फिर एचयूएफ के बारे में अब ये बात होती है कि जैसे ना, एक बात याद रखना, कोई भी जैसे आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए होती है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, कैपिटल। तो एचयूएफ को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, कैपिटल। कैपिटल कहां से आएगी, कैपिटल? जैसे मान लो मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी इनकम मान लो कि मेरे को यहां से 10 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, 10 लाख के ऊपर जो इनकम होती है ना उस पर 30% से क्या लगता है, टैक्स। अब
मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी है, उससे मुझे 5 लाख रुपए का क्या आ रहा है, किराया। अब मेरी इनकम कितनी हो रही है, 10 + 5 कितनी, 15। मैं बोलूँ यार मैं काम करता हूँ 10 लाख के ऊपर 30% लगता है ना, 10 लाख से तो कम पे तो टैक्स कम ही लगता है। तो एक काम करता हूँ, जो मेरा घर जिस मेरे नाम पर है वो किसके नाम पे डाल देता हूँ, एचयूएफ। मतलब मैंने एक तरीके से वो प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट कर दी, एचयूएफ को गिफ्ट कर दी। और वो रेंटल इनकम कहां शो करने लग गया, एचयूएफ के नाम पे। क्या इस तरीके से एचयूएफ स्टार्ट की जा सकती है, नहीं। याद रखना, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके एचयूएफ स्टार्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो, देखो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। एक्चुअली क्या होगा, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन क्या है, अगर कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, उससे कोई रेंटल इनकम आ रही है उसको, और वो एचयूएफ के नाम पे कर देता है, तो भी जो इनकम एचयूएफ को हो रही होगी वो किसकी इनकम मानी जाएगी, वो इंडिविजुअल की इनकम मानी जाएगी। मतलब आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी, मतलब ये एडवाइस देना ही क्या हो जाएगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा, गलत एडवाइस हो जाएगी। तो सर हम क्या करें, हम कहां से उसको बोले कि तू कैपिटल लेकर आ। देखो कैपिटल जनरेट करना है, जैसे मान लो कि मैं फाइनेंस का काम करता हूं और उसमें मुझे कमीशन मिलता है, तो उसमें मेरे को जैसे पहले कुछ स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए कैपिटल चाहिए थी, तो वो 1 लाख मैंने गिफ्ट ले लिया किसी से। 1 लाख आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो भाई, फादर ने क्या कर दिया, हमको गिफ्ट दे दिया, और फिर उस गिफ्ट से हमने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है। या फिर फादर की प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ में, जैसे मैं एचयूएफ चालू कर रहा हूं ना, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ में नहीं डाल सकता हूं, लेकिन मैं किसी और की प्रॉपर्टी तो क्या कर सकता हूं, एचयूएफ में डाल सकता हूं। हो सकता है फादर से क्या हुआ, फादर ने विल लिख दी मेरे नाम पे कि भैया ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, आज से इसकी नहीं, उस पे विल पे अपना नाम मत लिखवाना, बिल पे किसका नाम लिखवाना, सागर एचयूएफ की होगी। तो जो वो प्रॉपर्टी होगी वो किसको मिल जाएगी, एचयूएफ। आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, लेकिन किससे प्रॉपर्टी ले ली, फादर से। आपने सुना होगा रिलेटिव से लेते हैं तो गिफ्ट, मतलब एक्चुअली फादर से प्रॉपर्टी इंडिया में गिफ्ट टैक्स करके भी कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, गिफ्ट टैक्स करके, कि आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी आपको क्या देना पड़ जाता है, टैक्स। लेकिन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो उस पर क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन रिलेटिव होते हैं, तो आप किन से प्रॉपर्टी गिफ्ट ले सकते हो। आप फादर से ले लिया, मदर से ले लिया, आपको रिलेटिव की डेफिनेशन पता चलेगी, तो उसमें साला, साली, साड़ू भाई, है ना, ऐसे बहुत सारे। साड़ू भाई मतलब आप समझ, अभी हमें बताऊंगा, वो डिटेल में बताऊंगा कि वो पूरा फैमिली ट्री बनाकर बताऊंगा कि हाँ इन इन लोगों से आप क्या कर सकते हो गिफ्ट। या फिर कभी सुना होगा शादी के टाइम पे गिफ्ट ले सकते हैं, शादी के टाइम पे गिफ्ट लेते हैं तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है ना। तो इस तरीके से होता है, तो फिर आप एचयूएफ के नाम पर क्या कर लीजिए, किसी और पर्सन से गिफ्ट ले लीजिए, वो वहां से आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, वहां से कैपिटल क्या कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन खुद की असेट ट्रांसफर करके नहीं स्टार्ट कर सकते। आई बात समझ में, मैं और बताता क्योंकि, लेकिन ये कौन सी चीज टैक्स एग्जम्प्ट है नहीं है, वो मैं एकदम स्टार्टिंग में आपको क्या नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए। नहीं तो मैं आपको और बताता, और भी तरीके होते हैं जिससे आप एचएफ क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फ्रेंड है, आपने फ्रेंड को बोला, फ्रेंड को बोला कि भाई 50,000 रुपए मुझे गिफ्ट दे दे, तो उसने आपकी एचईएफ को 50,000 रुपए क्या कर दिए, गिफ्ट। फ्रेंड इज नॉट रिलेटिव, लेकिन अगर रिलेटिव के अलावा किसी से गिफ्ट मिलता है और उसकी वैल्यू 50,000 तक होती तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, शादी के टाइम पर क्या कर लिया, आपने गिफ्ट ले लिया, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्या किया जाता है, कैपिटल जनरेट की जाती है। बट मेरा मेन मोटिव ये था बताने का आपको कि अपनी असेट ट्रांसफर करके एचईएफ फॉर्म करना पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, वो गलत होगा, उसका कोई सेंस, कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो मैंने आपको ये कहा अभी तक, एचयूएफ का हेड कौन होता है, कर्ता। एचयूएफ के जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो हिस्सा मांग सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, को पार्टनर। क्या फीमेल कर्ता बन सकती है, हाँ। क्या सबकी सारी की सारी जो मेंबर्स होते हैं वो, या को पार्टनर्स होते हैं वो क्या फीमेल हो सकती है, यस, है ना। क्या हम अपनी असेट ट्रांसफर करके एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, एचयूएफ का पैन कार्ड सेम होता है कि अलग होता है ना। उसमें क्या लिखा होता है, सागर से एचयूएफ, तो क्या वहां पर सागर विजयवर्गीय, तो वहां क्या लिखा रहेगा, सागर विजयवर्गीय एचयूएफ। ठीक है, उसका पैन कार्ड अलग होगा। इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, आपको पूरी डीड वगैरह बनानी पड़ेगी, और डीड वगैरह बना के नोटराइज वगैरह करवा के, मतलब उसको अटेस्ट वगैरह करवा के, सारी चीजें पक्का दिखाकर ही आप एचयूएफ क्या कर सकते हो, फॉर्म ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एचयूएफ कितने पीढ़ी तक चलेगी, नहीं अरे जब तक इंसान है, मतलब फिर भी इंसान तो और भी जी सकता है,
इंसान मतलब 6 पीढ़ियां भी देख सकता है। अगर मान लो कोई 130 साल जी गया, 125 साल जी गया, तो क्या? देखो, एक तो फर्स्ट तो मेरा, फिर मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे, बस चार 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 पीढ़ी। कितनी पीढ़ी? चार। तो 4 पीढ़ी तक आपकी एचयूएफ वैलिड रहती। फिर अब बाकी के फिर जो लोग रहते हैं वो फिर एचयूएफ का क्या नहीं मानते? हिस्सा नहीं मानते। 4 पीढ़ी तक रहता है और इंसान जनरली 4 पीढ़ी तक ही जीता है। कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं, अब वो तो वही लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वही इतना क्या कर सकते, जी सकते 120 130 साल। अदरवाइज जिनकी शादी हुई वो तो थोड़ा बहुत 80 90 साल में ही निकल लेंगे। तो इतनी ही पीढ़ी देख पाएंगे दोस्तों। तो 4 पीढ़ी तक होता है एचयूएफ के। उसके बाद के जो बच्चे होंगे दोस्तों, फिर वो आपके एचयूएफ में काउंट नहीं किए जाते। ओके, क्लियर? एचयूएफ का सारा कॉन्सेप्ट। एचयूएफ पे एक एक्ट लगता है, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट, है ना? है ना? हिंदू लॉ, जिसको आप क्या कहते हैं? हिंदू लॉ। और मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैन, बुद्धिज्म, सिखिज्म वाले भी क्या कर सकते हैं? एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं। मुस्लिम में आपके, मुस्लिम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है एमयूएफ का। एमयूएफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं, मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली करके। ये हिंदूज में चला आ रहा था, तो उसको लीगलिटी मिल गई 19th सेंचुरी में। इसको लीगैलिटी मिली 19th सेंचुरी के पहले तो उसको कंसिडर नहीं करते थे, पर 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी प्रथा है, तो उन्होंने एचयूएफ को लीगल वैलिडिटी देनी चालू कर दी। ओके, चलते होंगे, लेकिन मुझे उनका आइडिया नहीं कि वो हिस्से होते कैसे हैं, है ना? बट उनको इनकम टैक्स तो अलग पर्सन नहीं मानता। मतलब हिस्से होते होंगे लेकिन उनको अलग पर्सन माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज, आपको बताया था मैंने बच्चों क्या? पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। मैंने कल कहा था कि आपसे डिटेल में डिस्कशन आज ही कर रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और एक दूसरे के एजेंट की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पार्टनर्स। पार्टनरशिप करने के लिए यू शुड हैव एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जैसे एचयूएफ के लिए क्या होती है? एचयूएफ की डीड बनती है। तो पार्टनरशिप के लिए क्या बनती है? आपकी पार्टनरशिप डीड बनती है। ओके, नाउ पार्टनरशिप डीड के बाद पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और एक कॉन्सेप्ट होता है किसका दोस्तों? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, अनलिमिटेड नहीं होती। ठीक है, सो हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी को इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोविजंस पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई होंगे, वो प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होंगे? एलएलपी पे। समझो क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। एलएलपी क्या सेपरेट पर्सन है कि पार्टनरशिप में जुड़ा हुआ है? पार्टनरशिप में जुड़ा हुआ है। जो प्रोविजंस किसके ऊपर लगेंगे? पार्टनरशिप पे, वही किसके ऊपर अप्लाई होंगे? अगर मैं बोलता हूं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये पार्टनरशिप पे अप्लाई हो रहा है, तो आप समझना वो एलएलपी पे भी क्या हो रहा है? अप्लाई। जब तक मैं ना बोलूं कि ये एलएलपी पे अप्लाई ना हो, बाय डिफॉल्ट इट विल अप्लाई टू एलएलपी ऑल्सो। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पर्सन था वो दोस्तों कौन था? कंपनी। कंपनी भी पर्सन था। कंपनी को भी इनकम टैक्स में सेपरेट पर्सन माना गया है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था, अच्छा कंपनीज की डेफिनेशन हमारे इनकम टैक्स में दे रखी है, कभी टाइम मिलेगा तो हम बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे कि कंपनी की क्या बोलते हैं, कंपनी की डेफिनेशन क्या है। बट जनरली जब आप कंपनीज एक्ट देखते हो तो वहां पर एक डेफिनेशन लिखी, कंपनीज मीन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, वो 2013 वो अमेंडेड वाला, या 1956 जो पुराना था उसमें जो रजिस्टर्ड है वो भी सब क्या होती है? कंपनीज होती है। हमारा इनकम टैक्स बोलता है कि जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है कंपनी, वो भी कंपनी है। फॉरेन कंपनी भी क्या है? कंपनी है। हमको तो हर किसी से क्या लेना है? टैक्स। हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सभी को लपेटेंगे टैक्स के अंदर। तो भैया हमारी जो कंपनी की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है। वो इंडियन कंपनी को भी कंपनी मानते हैं, फॉरेन कंपनी को भी कंपनी मानते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनी मानते हैं, हर किसी को वो क्या मानते हैं? कंपनी मानते हैं। और दोस्तों इतने खतरनाक लोग हैं, कल से ये बोल दे कि ये कंपनी है तो ये कंपनी है तो है। सीबीडीटी के पास पावर है। किसके पास पावर? दे कैन डिक्लेयर एनी एसोसिएशन एज कंपनी, वो क्या बन जाएगा? कंपनी। देखो दुनिया में
दुनिया के अंदर कितने टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं, कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। कल से कोई भी उठ के इंडिया में बिजनेस करने आ जाए, ना वो पार्टनरशिप फर्म है, ना वो एलएलपी है, ना वो कंपनी, तो भैया कहां पता है सीबीडीटी के पास पावर रखा है उनने, वो बोल देंगे कि भैया कल से ये कंपनी है, तो वो क्या बन जाएंगे, कंपनी। सो कंपनी के अंदर इंडियन कंपनीज भी आती है ना। इंडियन कंपनी तो ऑब्वियसली बात है आएगी। इंडियन कंपनी वो कंपनीज होती है दोस्तों जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या इंडिया के किसी और एक्ट में जो कि कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, उस एक्ट में भी रजिस्टर्ड है, तो उसे हम क्या मानते हैं, इंडियन कंपनी मानते हैं। जम्मू कश्मीर का जैसे अपना अलग एक्ट था, कंपनीज एक्ट, है ना, तो उसमें भी जो कंपनीज रजिस्टर्ड होगी वो भी क्या मानी जाएगी, इंडियन कंपनीज कंसीडर की जाएगी। और इंडियन कंपनी मानेंगे तो उसे क्या मानेंगे, कंपनी तो मानेंगे ही सही, ठीक है। फिर फॉरेन कंपनी को भी क्या करते हैं, कंपनी मानते हैं। इंडियन कंपनी इज ऑल्सो कंपनी, फॉरेन कंपनी इज ऑल्सो कंपनी। फिर मैंने कहा था गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज को भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रीजन समझ गया था, क्या था, क्या रीजन था, सेपरेट लीगल एंटिटी बॉस, गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, अलग है। फिर एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोई मुझे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का एग्जांपल दीजिए। एलआईसी, एसबीआई, है ना, ऐसे ओएनजीसी करके भी है ना, है ना, और आईसीएआई, है ना। देखो एक होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। समझो क्या बोला मैंने, एक होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या इसके बीच में फर्क पता है आपको? आईसीएआई, देखो स्टैट्यूटरी बोल दिया ना, जैसी स्टैट्यूटरी आया मतलब वो कोई स्पेशल एक्ट से इनेक्ट किया गया है। तो एलआईसी इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसबीआई इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्योंकि उनका मोटिव धंधा करना है, बिजनेस करना है, उनको क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, एक क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, आईसीएआई। आईसीआई क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है कि बॉडी है? दे आर हियर टू रेगुलेट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। सेबी, सेबी कॉर्पोरेशन है कि बॉडी है? बॉडी है। उनका काम है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ब्रोकर्स वगैरह को क्या करना, कि देखना कि ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्टैट्यूटरी बॉडीज की कमाई नहीं होती बेटा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्टैट्यूटरी बॉडीज की कमाई नहीं होती, स्टैट्यूटरी बॉडी की कमाई होती है, सेबी की भी कमाई होती, क्योंकि सेबी जैसे हम जब मैं शेयर खरीदता हूं तो सेबी मुझसे क्या करता है, आप देखोगे शेयर का ब्रेकअप देखोगे ना, तो वहां लिखा होता है सेबी चार्जेस करके, तो सेबी क्या कर रहा है, कमा रहा है। लेकिन क्या उन्हें मैं कंपनी बोलूं कि बॉडी बोलूं, बॉडी, उसको क्या कहूंगा, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब एक और एक एग्जांपल अपन ले सकते, बीसीसीआई, है ना, बीसीसीआई। तो बीसीसीआई आपको क्या लगता है, कॉर्पोरेशन बोलूंगा कि उनको बॉडी बोलूं? बॉडी, वो इंडिया में क्रिकेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, है ना, उनका मेन काम है रेगुलेशन का। थोड़ी बहुत कमाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बातें करेंगे, कोई बॉडी है तो क्या करेगी, कमाई करेगी, सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन्हें कंपनीज में नहीं डालूंगा बेटा, मैं उन्हें क्या नहीं करूंगा, कंपनीज में नहीं। जैसे कल किसी ने मेरे से पूछा भी था कि सर सेबी का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो अगर आप देखिए कि अगर कोई चीज रेगुलेट करने के लिए बनी गई है तो वो मैं उसे किस में डाल देता हूं, स्टैट्यूटरी बॉडी में डाल देता हूं। और अगर वो बिजनेस करने के लिए प्राइमा मोटिव उसका क्या है, बिजनेस करना, और वो स्पेशल एक्ट, देखो अगर बिजनेस करना है मोटिव है और कॉमन एक्ट यानी कंपनी लॉ से बनाई गई है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन अगर वो स्पेशल एक्ट से बनाई गई है तो वो कौन सी कंपनी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो सर क्या स्टैट्यूटरी बॉडी यहां आएगी कि नहीं आएगी, आई या आईसीएआई यहां पर आएगा या नहीं आएगा? मैं तो बोलता हूं नहीं आएगा बॉस, नहीं आएगा, कंपनी के अंदर वो कवर्ड नहीं होगा। तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो आईसीआई पर्सन नहीं है या सेबी पर्सन नहीं है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो पर्सन हो सकते हैं लेकिन वो कंपनी फॉर्म में नहीं। तो सर कहां होंगे, कहां होंगे? क्या उन्हें इंडिविजुअल बोल दें? नहीं। क्या उन्हें एचयूएफ बोल दें? नहीं। क्या उन्हें पार्टनरशिप फर्म बोल दे? नहीं। क्या उन्हें एलएलपी बोल दे? नहीं। क्या उन्हें कंपनी बोल दे? नहीं, कंपनी तो मैं अभी मना कर रहा हूं, नहीं बोल। आगे और भी लिखवाए थे आपको, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन नॉट कवर्ड अबाउ, नॉट कवर्ड अबाउ, जो ऊपर कहीं पे भी कवर्ड नहीं होंगे वो कहां कवर्ड हो जाएंगे, सेबी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि उसको फॉर्म तो किया गया है स्पेशल एक्ट से, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आईसीएआई वहां आ जाएगा, आईसीएसआई वहां आ जाएगा, वो क्या होता है, एक कॉस्ट वाले भी होते हैं ना, कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना, वो भी वहां पर आ जाएंगे।
आपने वो उसका सुना होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, है ना। चैम्बर जो क्या करता है कि पूरे देश में कॉमर्स या बिजनेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ऐसी चीजें कहां आ सकती है जो ऊपर कहीं कवर्ड ना हो, वो कहां आ जाती है आपकी आर्टिफिशियल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरे को आपको बताना था कि यस, हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता बेटा। गवर्नमेंट कंपनी में, रेलवे डिपार्टमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट पे टैक्स, बिकॉज देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन गवर्नमेंट, दोनों सेम ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उनका, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट भी उनका, उनकी कमाई जो होगी पोस्ट ऑफिस की वो तो किसके पास जा रही है, इनकम टैक्स के पास जा रही है, वो अल्टीमेटली, सॉरी मतलब गवर्नमेंट के पास जा रही है, और इनकम टैक्स की कमाई भी सीधा किसके पास जा रही है, गवर्नमेंट के। एक जेब से निकल के दूसरी जेब में डालने का फायदा क्या है? इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। फिर आ गए थे दोस्तों, नेक्स्ट इज, अरे यार, एओपी बीओआई, एओपी और बीओआई। आज आज ये दिक्कत नहीं दे रहा है, सही चल रहा है। एओपी और बीओआई। एओपी इज डोरमेंट कंपनी। क्या डोरमेंट कंपनी कंपनी है भाई। कंपनी कैसी भी कंपनी हो, अगर वो कंपनी है, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या है कि शायद उसके में अंदर कोई कामकाज अभी नहीं हो रहा है ना, तो डोरमेंट है। डोरमेंट कंपनी जब तक कंपनी का अस्तित्व, जब तक कंपनी अस्तित्व केस में आती है इनकॉर्पोरेशन के थ्रू, है ना, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, और कंपनी खत्म कब होती है, जब उसका नाम रजिस्ट्रर से क्या हो जाए, हट जाए। जब तक उसका नाम नहीं हटा है तब तक वो कंपनी है और वो पर्सन रहेगा। एओपी बीओआई, अगर ऐसा होता रहा दोस्तों कि डोरमेंट कंपनी को कंपनी पर्सन नहीं मानते, तो सारा काम करो, फिर कंपनी को डोरमेंट कर दो, कंपनी पर्सन ही नहीं है, और पर्सन नहीं है तो फिर उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई लूपहोल छोड़ा ही नहीं जाएगा। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी हो भाई, तुम खुद ही बोल रहे हो कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी भी कहां रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड होती है, तो भाई वो भी तो क्या रहेगी, कंपनी रहेगी। तो सर आप सेक्शन 8 कंपनी जो कि एनजीओ जैसा काम कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम कर रही है, उनसे भी टैक्स ले लोगे? देखो मैंने आपको कहा है, ये पर्सन की बात चल रही है, वो उसकी इनकम क्या कराई जा सकती है, एग्जम्प्ट कराई जा सकती है। एग्जम्प्ट कराई जाएगी तो कहां कराई जाएगी, सेक्शन 10, 11। अपने काम कर, जैसे अभी मैं बताता हूं आपको, रुकना, पहले ये कर लेते हैं। एओपी बीओआई पे आते हैं। एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें कौन कौन आता है पता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ना तो वो कंपनी है, ना तो वो एचयूएफ है, क्योंकि देखो एचयूएफ में भी दो से ज्यादा लोग आ जाते हैं लेकिन वो सेम फैमिली के होते हैं। पार्टनरशिप में भी दो से ज्यादा लोग आते हैं लेकिन वो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करके बैठे होते हैं। कंपनी है तो दो से ज्यादा लोग, कंपनी इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट मैं यहां पर ऐसा एसोसिएशन की बात कर रहा हूं जो कि ना एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, और ना ही कंपनी है। तो आप मुझे बताइए ऐसा एसोसिएशन और कौन सा हो सकता है? एमपीसीए, क्रिकेट एसोसिएशन करके आप बोल रहे हो, यस, एमपीसीए में डाल सकता हूं यहाँ पे। ट्रेड यूनियन डाल सकते हैं, है ना, यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन डाल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी, या अरे बहुत अच्छा नाम बोला, सबको जो चीज को सबको समझ में आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसको सेपरेट पर्सन नहीं माना गया दोस्तों, सेपरेट पर्सन नहीं, वो कहां पर आ जाता है, एसोसिएशन के अंदर, एओपी के अंदर आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव, ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे चलता है, ट्रस्टीज, ट्रस्टीज मिलकर चलाते हैं ना, तो ट्रस्ट भी यहां पर आता है बच्चों, ट्रस्ट यहां पर आता है। ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट, और जॉइंट वेंचर। जैसे आपने पहले सुना होगा, हीरो होंडा मिलकर क्या करते थे, काम करते थे, मारुति सुजुकी, है ना, 50 जॉइंट वेंचर है, दो मिलकर क्या कर रहे हैं, दो कंपनियां मिलकर क्या कर रही है, बिजनेस रन करी, एग्रीमेंट पार्टनरशिप का नहीं, उनके बीच में एग्रीमेंट किसका है, जॉइंट वेंचर, मिलकर वो वेंचर क्या करेंगे, रन करेंगे, जॉइंट वेंचर यहां आ जाते हैं। यार ये आज और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट वेंचर यहां आते हैं, ठीक है। पक्का, ठीक।
और किसी के मन में कुछ आ रहा है? और कोई वेंचर एसोसिएशन में डाल सकते हो। काफ़ी मेरे हिसाब से इतना ट्रेड यूनियंस वगैरह यहाँ आ गई, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आ गई। सर क्या पॉलिटिकल पार्टी को भी टैक्स देना पड़ता है? सी दे आर पर्सन, टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सेक्शन 10, 11, 12 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उनकी इनकम्स क्या कर दी जाती है? एग्जम्प्ट कर दी जाती है। ट्रस्ट ट्रस्ट की भी इनकम क्या कर दी जाती है? एग्जम्प्ट कर दी जाती है ना, तो वो उन सेक्शंस में एग्जम्प्ट हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट था आपका लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, पंचायत और कैंट बोर्ड। कैंट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी, पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड, ये भी एक पर्सन है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट, आपको निखिल सर जब जीएसटी पढ़ाएंगे ना, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट इज अ पर्सन, बट यहां पर वो पर्सन नहीं है। आप ट्रेन के जब टिकट खरीदते हो ना, तो आप देखना एसी का टिकट खरीद रहे हो तो उस पर जीएसटी लगता है। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी क्या कलेक्ट करते हैं? जीएसटी कलेक्ट करते हैं। आप पोस्ट ऑफिस के लिए आप स्पीड पोस्ट करना, तो जो स्पीड पोस्ट के चार्जेस है ना, उसके ऊपर वो क्या करेंगे? जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो वो अलग है, वो जीएसटी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल होता है और स्टेट गवर्नमेंट में भी एप्लीकेबल होता है। वहां पर वो पर्सन है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए वो पर्सन नहीं है ना, जीएसटी के लिए है। लोकल अथॉरिटी, पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड, है ना। तो देखो लोकल अथॉरिटीज की जो इनकम होती है उस पर टैक्स लग सकता है, बट इनकी 99% ऑफ द इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। पंचायत की भी इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। और लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसा काम करे जो कि प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करे, जहां पर ये क्या करे, जैसे वाटर सप्लाई में तो अब बताओ कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं वाटर सप्लाई में। वाटर सप्लाई कौन करेगा? गवर्नमेंट के हाथ में ही, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में। स्वच्छता के लिए क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में ही है, ठीक है। लेकिन जहां जहां, जैसे मान लो स्कूल, अब लोकल अथॉरिटी बोले हमको कमाई कम पड़ रही है और हमको क्या करना है? स्कूल ओपन करना है, तो हम स्कूल करेंगे और प्राइवेट से क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे। तो हो सकता है वो स्कूल जब लोकल अथॉरिटी चलाए तो उस स्कूल पे क्या लग जाए? उस स्कूल की इनकम पे जो हो रही है उस पे टैक्स लग जाए। पंचायत और कैंट बोर्ड, कैंट बोर्ड मतलब कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया आपको जहां छावनी, छावनी कहते हैं जिसको, जहां पे आर्मी रूल करती है ना, जैसे हमारे, हाँ, आगरा कैंट, आगरा कैंट है, अंबाला कैंट है, महू भी है ना भाई। महू तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर है, जब भी इंडिया की किसी से वॉर होगी तो महू विल बी दी हेडक्वार्टर। तो महू का एरिया कौन रन कर रहा है? आर्मी, आर्मी रन करती है। तो दोस्तों हो सकता है उनकी कुछ इनकम पर क्या लग जाए? टैक्स लग जाए। फिर नेक्स्ट जो था आपका, ए आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। एनी आर्टिफिशियल पर्सन जो ऊपर कहीं कवर नहीं हुआ है, वो कहां पर कवर्ड हो जाएगा? लास्ट में कवर्ड हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं यहां पर सेबी को कवर्ड कर लूं, सुनो, क्योंकि वो क्या था? स्टेटरी बॉडी था, है ना। और वो कैसे पर्सन था? आर्टिफिशियल पर्सन। उन्हें कंपनी बोलना तो क्या नहीं होगा? सही। आप क्योंकि जनरली मैं जहां स्टेटरी कॉर्पोरेशन लिख देता हूं ना, तो स्टूडेंट के मन में क्या आता है? आईसीएआई भी तो स्पेशल एक्ट से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। तो आईसीएआई भी क्या है? कंपनी है। बट आई विल से आईसीएआई इज नॉट कंपनी, वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, एजेपी में कौन आता है? आईसीएआई आ जाएगा, सेबी आ जाएगा, आईसीएआई भी आ गया, सेबी भी आ गया। फिर अगर वो आईसीएसआई भी बोलना, वो तो सब एक ही हो गए। आईसीएसआई आ गया। दोस्तों दो जैसे ना आपने देखा होगा, स्कूल स्कूल है ना, ट्रस्ट फॉर्म में रन होता है। जैसे कोई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट फॉर्म में रन होता है। इंडिविजुअल के भी क्या होते हैं? स्कूल होते हैं भैया। आपने अपना स्कूल खोल लिया, लेकिन जनरली जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियन स्कूल है तो वो उनका उनका ट्रस्ट होता है, फिर ट्रस्टीज होते हैं। कॉलेज के भी क्या होता है? ट्रस्टीज होते हैं। तो अगर मैं बोल दूं वो ट्रस्ट फॉर्म में है, कोई इंडिविजुअल का कॉलेज है तो वो इंडिविजुअल है, ट्रस्ट का कॉलेज है तो वो कहां आ जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आ जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी। अब अमिटी यूनिवर्सिटी कहाँ आएगी? अमिटी यूनिवर्सिटी को इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, एचयूएफ नहीं बोल सकते, पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते, कंपनी नहीं बोल सकते, एओपी, बीओवाई। देखो यूनिवर्सिटीज का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग होता है, वो ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर नहीं आता है। तो फिर दोस्तों वो यहां आता है, आर्टिफिशियल
पर्सन में आता है, यूनिवर्सिटीज यहाँ कवर्ड होती है। तो सर क्या फर्क पड़ जाएगा, है तो पर्सन टैक्स देना पड़ेगा। तो नहीं बच्चों, फर्क कैसे पड़ेगा, हर पर्सन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, अलग होता है। अगर वो कंपनी में है तो टैक्स अलग तरीके से निकाला जाएगा, अगर वो पार्टनरशिप में है तो टैक्स का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल है तो टैक्स का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो इंडिविजुअल में हम देखेंगे कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टनरशिप में 20,000 रुपए की भी इनकम हो जाएगी तो क्या लग जाएगा, टैक्स। कंपनी में 30,000 की भी इनकम हो जाएगी तो क्या लग जाएगा, टैक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे आती है। आईसीआई से भी हो गया, आईसीआई यूनिवर्सिटी, और भगवान भी यहां आते हैं, यस गॉड्स, गॉड्स भी यहाँ आते हैं। मतलब अजीब बात है, भगवान जैसे है ना, भगवान कैसे कमाते होंगे। देखो बहुत सारे मंदिर के तो ट्रस्ट होते हैं, जैसे खजराना मंदिर है तो उसका क्या होगा, ट्रस्ट होगा। तो वो ट्रस्ट है तो वो कहाँ आ जाएगा, आपका एओपी में आ जाएगा। लेकिन अब आपने एक काम किया, आपने सोचा कि मे बी मैं अब एक काम, अच्छा काम करता हूँ। जैसे नाहटा में आप एंट्री करते हो, यहाँ पेड़ है, तो आप यहाँ पर एक मूर्ति लेकर आए और मूर्ति लाकर आपने पेड़ पे रख दी, और रोज आप अगरबत्ती लगाते हो और वहां बैठ जाते हो, और थाली रख दी और खुद ने कुछ पैसे डाल दिए। लोगों को लगा है कि भैया यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसे डाल के जा रहे हैं, आप उस मंदिर के क्या हो, पुजारी हो, और वहां पर आपकी ऐसी इनकम होना स्टार्ट होगी। रोज के आप 2,000 रुपए कमा रहे हो, महीने का कितना हो गया आपका, 30 दिन तो 60,000 रुपए आपके हो गए, और साल भर के आपके 7-8 लाख रुपए की क्या हो गई, कमाई हो गई। इनकम टैक्स वाले आए और बोलते कि टैक्स दो। आप बोले हम क्या क्यों टैक्स दे, हम थोड़ी कमा रहे, कौन कमा रहा है, भगवान कमा रहे हैं। नहीं बॉस, भगवान कमा रहे हैं तो भी भगवान को हम क्या मानेंगे, भगवान तो इंडिविजुअल है ही नहीं, भगवान को आप कैसे कंपनी बोल सकते हो। तो भगवान कहाँ जाएंगे, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो भगवान से टैक्स लो। तो वो बोलेंगे कि भगवान की इनकम कौन रख रहा है, आप रख रहे हो, तो उसका टैक्स भी किसको देना पड़ेगा, आपको। तो भगवान भी पर्सन है, और उन पे क्या करना पड़ सकता है, आपको टैक्स देना पड़ सकता है। जो पुजारी है उससे क्या ले लिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। इट इज लाइक दिस। तो आईसीआई, सेबी, आईसीआई यूनिवर्सिटीज एंड गॉड्स वगैरह जो होते हैं वो दोस्तों एजेपी के अंदर आते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन टिल हियर। अब पूछे, आपको जो पूछना, कुछ बच गया हो आपके दिमाग में आ रहा हो कि कौन सी चीज पे टैक्स लगता है नहीं लगता है। एनजीओ, एनजीओ के जैसे एनजीओ जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो सेक्शन 8 कंपनीज होगी, या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, या फिर वो कोई ट्रस्ट होगा, तो वो एसोसिएशन में तो काउंट हो गया है ना। अब एनजीओ वगैरह की इनकम एग्जाम्प्ट होती है, 3 सेक्शन है, सेक्शन 10, 11, 12, जहां पर उनकी इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सी देखो वो अलग बात है, वो एक अलग बात है, काउंटिंग अलग बात है, असेसमेंट देखो मैंने आपको पहले ही कहा है, असेसमेंट करना क्या होगा, अलग बात होगी। अब आप तो ऐसे हर जगह बोल सकते हो कि अपनी एकेडमी कितना टैक्स दे रही है, तो उसका असेसमेंट कैसे होगा, मतलब कैसे पता चल जाएगा, है ना, कैसे पता चल जाएगा कि यार नाटा सर जो टैक्स भर रहे हैं वो सही भर रहे हैं, या फिर वो चेकिंग होती है दोस्तों। जैसे इनकम टैक्स वाले बहुत आजकल तो, पहले तो आज की तारीख में तो एआई का जमाना है, एआई का ज़माना है, और इनकम टैक्स को बहुत सारी डिटेल्स ऑनलाइन भी मिल जाती है। कोई इंसान शेयर्स में कमा रहा है, वो नहीं बताएगा, ऐसा हो सकता है क्या। डीमैट और पैन वैन सब क्या होता है, बैंक अकाउंट में पैन, आधार सब जगह क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। नाटा में भी क्या करेंगे, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, वो अपन ने वो हायरार्की देखी थी ना, तो उसमें वो घूमते रहते हैं, वो पेरेंट्स बन के आएंगे। नाटा ने अनाउंस किया नई बैच चालू हो रही है, तो पेरेंट्स बन के हमारे बच्चे का क्या करवाना है, एडमिशन। और जब भी पेरेंट्स आएंगे तो अपन तो बोलेंगे हमारी इतनी क्लासेस चल रही है, ये देखो हमारे इतने बच्चे हैं, एक एक बच्चों से इतनी फीस आती है। वो वही वही फटाफट कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करेगा कि ये सब तो हो रहा है 10 करोड़ रुपए, और तुम तो बता रहे हो 2 करोड़ रुपए ही आ रहे हैं। मैडम पेरेंट्स को कुछ और आओ, आपका असेसमेंट करेंगे, है ना। तो चलो बुलावा आया है, इनकम टैक्स ने बुलाया है, वो बुलाकर आपका क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अब आप अपनी इनकम बताते हो 2 लाख रुपए, और साल में 4 बार थाईलैंड जाके आ गए, तो अब उस केस में मैं फोटो डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, कैप्चर दी फोटो, इधर आ, तेरी इनकम कितनी, 2 लाख, थाईलैंड कितनी बार गया, 4 बार, कैसे गया, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, सर दोस्त ले गया, दोस्त तू आ, है ना, तू बता तेरे को इतना पैसा कैसा, लेकिन तो खुद भी जा रहा है और इसको भी लेके जा रहा है, तो ऐसा क्यों लेके जा रहा है, कहां से आ रहा है तुम्हारे पास इतना पैसा। कार खरीदी, कार का फोटो आपने क्या कर दिया इंस्टाग्राम पर, गर्लफ्रेंड को गोल्ड रिंग दी या कोई भी डायमंड रिंग आपने गिफ्ट की, नेकलेस गिफ्ट करा, अब बढ़िया फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो। दे आर कलेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया इज वेरी रिस्की नाउडेज, है ना, मतलब उनके पास एआई है। पहले तो असेसमेंट ऑफ एओ जो था, वो असेसिंग ऑफिसर जो था, वो तो ठीक है इतना सब कुछ पता नहीं कर सकता था,
है ना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो एआई के जमाने में पता करना आसान है, क्योंकि आपका असेसमेंट करने वाला कंप्यूटर भी हो सकता है। वो आपकी मल्टीपल जगह से इंफॉर्मेशन क्या करेगा, चेक। पहले तो लोग, आपने सुना होगा कि एलआईसी की पॉलिसी खरीदने से इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। लोग पहले खरीदते नहीं थे और नीचे लिख देते कि भैया इतने की हमने प्रीमियम क्या करी, एलआईसी में भरी है। लेकिन आज की तारीख में जब आप एलआईसी की पॉलिसी लेते हो तो वहां आधार कार्ड पैन कार्ड क्या होता है, देना पड़ता है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, लिंक। नो, इनकम टैक्स हैज द डेटाबेस, दे आर कलेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम एवरीवेयर। इवन जीएसटी डिपार्टमेंट से भी पहले तो लोग कितने, मतलब हिंदुस्तान में कितना लोग बेवकूफ बना, मतलब क्या करते थे जीएसटी के, मतलब जीएसटी तो था नहीं उस टाइम पे, अपना क्या नाम था, वैट वगैरह हुआ करता था उस टाइम पे, है ना। तो वैट में कुछ अलग टर्नओवर दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स में अलग टर्नओवर दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स वाले एक्सेप्ट भी कर लेते थे क्योंकि पता ही नहीं चलता था। आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है। आप वहां जो टर्नओवर दिखा रहे हो वो टर्नओवर आपको कहां दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा। अलग अलग तो पॉसिबल ही नहीं। दोनों डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या था दोस्तों, जमाना उस टाइम नहीं था 90s में, लेकिन अब जमाना किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पता चल जाएगा। शादी, शादियों में इनकम टैक्स ऑफिसर घूमते रहते हैं, फूफा चाचा उनसे बात कर लेते हैं, है ना। कितना पैसा लिया दिया जा रहा है, कितना ये है, कितना वो है, क्या क्या दिया लड़की को, क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। बोले 10 लाख का क्या करा है, गिफ्ट दिया है। 10 लाख का वो लहंगा जो था वो 15 लाख का तो लहंगा ही लिया था। ठीक है, तो इनकम टैक्स वही कैलकुलेटर, 15 लाख का लहंगा, 10 लाख का ये, शादी में खर्चा किया 5 करोड़ रुपए का, तो 5 करोड़ का ये खर्चा, पर प्लेट की कॉस्ट वॉस्ट सब निकाल के, भाई तेरी इनकम तो आज तक तूने दिखाई है 1 करोड़, और तू खर्चा कर रहा है वो कितना हो रहा है, 7-8 करोड़, इधर आ जा और बता कहां से आया। सो वेरी रिस्की। और ये घूमते हैं, इंस्पेक्टर का काम ही यही होता है, और इनके खबरी होते हैं। नहीं नहीं, आप मेरे को क्या, मतलब जितनी बार अब मैं आपको प्रोविजन पढ़ाऊंगा ना, आप मेरे से यही पूछोगे सर पता कैसे चलेगा। चलेगा, ट्रस्ट करना, और नहीं चला तो एंजॉय। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मस्ती करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेट ग्रैंड मस्ती होती ना तो फिर पता चल जाती है। तो पता चल जाती है। छोटा मोटा तो सब सब कांड करके बैठोगे यहाँ पे, जितने लोग बैठे सब ना कुछ कांड करते ही होंगे, चला क्या किसी को पता नहीं। लेकिन जब बड़े कांड करोगे और रेगुलर बेसिस पे करोगे तब पता चल जाएगा। और एक फैक्ट की बात, इंडिया के अंदर 90% ऑफ द इनकम टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम 50,000 पीपल। वापस बोल रहा हूं, 90% ऑफ द टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन इन इंडिया इज फ्रॉम 50,000 पीपल। उसमें अंबानी जी, अडानी जी, ये सब लोग आ गए। अब सोचो 50,000, मतलब 50,000 लोग का मतलब ये मत होने कि इंडिविजुअल, कंपनी भी और वो सब मिलाकर मैं बोल रहा हूं 50। इनकम टैक्स वालों को किन पे ध्यान देना है, सिर्फ 50,000 लोगों पे ही ध्यान देना है, क्योंकि कमाई किससे हो रही है, उनसे। अब 10% वाले जो करते बने करो, पकड़ में आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उन वही जो 10% कलेक्शन वाला जो है ना, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन अभी पहले तो क्या होता था कि मैक्सिमम फोकस किन पे होता था, उन 50,000 लोगों पे। तो वो बराबर टैक्स दे देते थे, तो मतलब हमारे देश का टैक्स का कलेक्शन क्या हो गया, सही है। भैया जब 90% कलेक्शन के ऊपर ध्यान दे दिया, 10% पे नहीं भी दे पाया तो ठीक है, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब उनने उन पे भी ध्यान देना क्या कर दिया है, स्टार्ट। सर असेसमेंट हो रहा हो तो असेसिंग ऑफिसर से क्या कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे। 50 लाख का टैक्स बन रहा होगा, 10 लाख का गिफ्ट उसको दे देंगे, 40 लाख तो बच गए। आज की तारीख में वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में जो असेट, आप जैसे मैं इंदौर का हूं, तो मेरा केस इंदौर थोड़ी जाएगा, आज जाएगा चेन्नई। कोई हिंदी समझेगा ही नहीं, और अपन क्या बोल रहे हो वो समझेगा नहीं, वो अलग ही माहौल में चलेगा। बिहार वाले का केस कहां पहुंचा देंगे, केरला। वो पता नहीं बिहार वाला क्या बोल रहा है, और असेसिंग ऑफिसर वो कुछ सुनेगा ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट हो गया है, पता ही नहीं कि ऑफिसर कौन है। तो आप सेटिंग भी कैसे कर सकते हो। तो धीरे धीरे अभी तो होती है, ऐसा नहीं मतलब होती नहीं है, मतलब सब अच्छे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, चीजें कम हो जाएगी। धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप जब प्रैक्टिकली आओगे ना तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। अभी तो मैं आपको क्या, जैसे हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम पे क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं, है ना, वी डू लाइक दिस। रियल लाइफ में क्या होता है, क्लाइंट आता है, एसीए इधर आ, इतना प्रॉफिट शो करना है, तू उसके हिसाब से मेरी इनकम डिसाइड कर, सारे खर्चे डिसाइड कर। उल्टा पीएनएल बनता है, पीएनएल से थोड़ी बनता है ये आप सेल लिख दी ना, परचेज ना, क्लोजिंग स्टॉक ना, ओपनिंग स्टॉक। इतना प्रॉफिट शो करना है, बाकी जो फिगर थे को डालने हैं वो डाल, लेकिन मैं इतना ज्यादा, इतना ही टैक्स भरूंगा, इतना टैक्स भरूंगा, उतने टैक्स के लिए कितना प्रॉफिट शो करना है, और बाकी बैलेंस शीट पीएनएल को कैसे मैनेज करना है वो आप देखो। तू नहीं करेगा, कोई और करेगा, हम किसी और के पास चल जाएंगे, बहुत सीए पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से होता है।
बट सारे सीए मिल जाएं और बोले कि एक सीए का काम अगर ऐसा हो कि भैया अगर वो काम किसी और के पास जा रहा है फॉर दिस काइंड ऑफ रीजंस, तो एक्सेप्ट ही ना करें, तो फिर बिरादरी के अंदर क्या हो जाएगी, अगर यूनिटी रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब क्या होता है बिरादरी में, काय की यूनिटी, जो नया नया खिलाड़ी भी आप सीए बन जाओगे, अब वो सर ले रहे 40,000 रुपए, लाओ मैं 5 में ही काम कर देता हूँ, ठीक है, और वो कर ही दूंगा काम में, आपको तो पैसे की जरूरत है, आपके लिए 5,000 भी क्या रहेंगे, इनफ रहेंगे। और जो पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी कि भैया हम इतना कम में काम नहीं कर सकते। तो इट हैपन्स, उसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। ओके, ये था आपका पर्सन। और कुछ पूछना है भाई पूछ लो भाई, कोई छूट गया मुझसे, आपके दिमाग में क्या रह गया हो कि सर ये टैक्स भरता है कि नहीं भरता है। आप है ना जैसे आईसीआई सेबी का ये टेंशन मत लेना कि इनसे भी टैक्स लिया जाता है, इनकी इनकम क्या कर दी जाती है, एग्जाम्प्ट कर दी जाती है। फिर गौशाला का कुछ फॉर्म बताओ कि किस फॉर्म में बनी होगी गौशाला। ट्रस्ट रहते हैं गौशाला के, उनके ट्रस्ट रहते हैं, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से भी रहती है तो वो तो गवर्नमेंट पे तो टैक्स की बात आना ही नहीं है ना। आप मतलब ये अल्टीमेटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, है ना, दे टेक डोनेशंस वगैरह, है ना। वो डोनेशंस वगैरह लेकर क्या करते हैं, काम करते हैं, वो इनकम टैक्स के अंदर, वो इनकम टैक्स में ट्रस्ट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और आपको ये पता होगा कि ट्रस्ट की इनकम क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करके रखती है अगर सर्टेन कंडीशंस क्या हो जाती है, फुलफिल। ट्रस्ट कैसे फॉर्म होती है, ट्रस्ट के ऊपर कौन कौन सी चीजों पे टैक्स लगता है, कौन सी चीजों पे टैक्स नहीं लगता, ये आप सीएफ फाइनल में पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने एचयूएफ के बारे में तो बता दिया, क्योंकि मेरे को इस टाइम पे इंडिविजुअल और एचयूएफ पे क्या करना है, फोकस। ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, ये सब का डिटेल में चीजें कहां आती है, सीए फाइनल में, है ना, यू विल स्टडी देयर। हाँ हाँ, ट्रस्ट में डोनेशन आता है, बिल्कुल आता है। स्कूल्स, स्कूल का मैंने आपको कहा कि भाई हम कल से मैं स्कूल खोल दूंगा तो स्कूल का स्टेटस इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी क्या कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, ट्रस्ट फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। तो जो भी आपने फॉर्म में किया है, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट डीड बनती है, एचयूएफ के लिए एचयूएफ डीड बनती है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड बनती है, कंपनीज के लिए वो अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो वो तो आप जिन्हें जिस फॉर्म में आपने एग्रीमेंट किया है अपने बीच में, तो वो उससे डिसाइड हो जाएगा कि भैया किस फॉर्म में आपको क्या करना है, टैक्स देना है। बेटा आपको लिंक, नोट्स की लिंक हर्षित से मांग लीजिए एक बार, है ना। आपको मैंने सेंड कर दी थी मेरे पास, मैं उस ग्रुप में एडिट नहीं हूँ। हर्षित सर से आप कम्युनिकेट कर लीजिए। सर ए और बी पार्टनर है दोनों, ठीक है, अब क्या करें। सर हाउस रेंट अलाउंस, आयुष सोनी जी, हाउस रेंट अलाउंस अभी तो सैलरी पे आएगा, एचआरए, है ना, एचआरए कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होता है, लेकिन वो सैलरी की बात है, अभी कैसे करें। और कुछ किसी के मन में कुछ ऐसी चीज हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि जनरली मैं बीच में डाउट कम पूछने देता हूँ, उसका रीजन ये है कि फिर वो ख्याली पुलाव क्या होते हैं बनते हैं, और फिर बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है वो इरेलीवेंट होती है। जैसे आगे एक प्रोविजन पढ़ेंगे कि भैया एक बच्चा था, फिर जैसे मैंने कहा था ना बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन अब एक बच्चा था फिर दो बच्चे हो गए, है ना, एक साथ ट्विंस हो गए, तो अब क्या हमको बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो भाई मिलेगा, ये प्रोविजन है, लेकिन फिर अब इंसान, सर एक के बाद पांच हो गए तो, मैंने भाई यार नॉर्मल सोचो यार, इंसान के बच्चे हैं, है ना, कहीं बकरी बिल्ली के बच्चे थोड़ी है। मतलब अब क्या होता है फिर वो सोचने में वैसा आ जाता है, सर पहले पांच थे फिर एक हो गए, तो यार पहले जब पांच थे तो फिर एक करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आप ये सोचो प्रोविजन क्या बोलता है, एक के बाद फिर वो इंसान बहुत कुछ सोचने लग जाता है। देख, दो लड़की है तो लड़की मतलब लड़की, दो है ना तो रुकना चाहिए आपको, फिर आपको एक की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट थोड़ी कि लड़का आएगा जब तक चलता रहेगा, नहीं ओ भार होता है हमारे टैक्स में, मतलब प्रोविजन में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता होगा। तो जैसे ये ऐसे डाउट आ जाते थे, तो अब मेरे को क्या बीच में रोकना है, मेरे को मतलब फिर आपको क्या करो, लास्ट में पूछ लो, लास्ट में पूछ लो कंपोजिट टैक्स क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम होती है, कंपोजिशन स्कीम जीएसटी में होती है, तो जीएसटी के अंदर एक सेक्शन 10 है, आपको निखिल सर बताएंगे, कम रेट से टैक्स देना पड़ता है हमारे इनकम टैक्स में, उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जो कि हम पीजीबीबी में पढ़ेंगे। नॉर्मली उसमें फायदा दिया जाता है, इजी तरीके से आपका प्रॉफिट निकालने में हेल्प की जाती है, तो वो वहां की बात होगी, अभी की बात नहीं है बेटा वो। चलो आगे बढ़े। पर्सन होना चाहिए, पर्सन की
इनकम होना चाहिए। सब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है? इनकम। इनकम होगी तो, अरे यार ये क्या है प्रभु, इनकम होगी तो ही टैक्स देना है, अदरवाइज टैक्स नहीं देना है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि सर पार्टनरशिप फर्म में, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे मेरे 3 काम है। एक काम तो ये पढ़ाना है, एक काम मेरी ट्रेडिंग है। ये दोनों मैं अपने स्टेटस में कर रहा हूँ। मेरा एक काम फाइनेंस का है, वो मेरा एचयूएफ में काम होता है। और एक मैं पार्टनर हूँ, मैं जो आपको बता रहा था ना, बीशरॉफ एंड कंपनी, जिसमें मैं पार्टनर हूँ, तो वहाँ से मेरे को इनकम भी होती है, वहाँ से मुझे शेयर इन प्रॉफिट मिलता है, वहाँ पे मुझे सैलरी मिलती है, वहाँ पे मुझे रेमुनरेशन मिलता है, ये सब होता है। तो सर पार्टनरशिप पे टैक्स लग गया, पार्टनरशिप पे टैक्स लग गया, तो आपको फिर से टैक्स लगेगा क्या? क्योंकि देखो, पार्टनरशिप का प्रॉफिट से 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ का प्रॉफिट, उस पर 30%, पार्टनरशिप पे कितना टैक्स लगता है? 30%। तो 1 करोड़ पे कितना परसेंट टैक्स लग गया? 30%। तो बचा कितना? 70 लाख। 70 लाख में से सारे पार्टनर्स का शेयर था चला गया। मेरा शेयर मान लो 3 लाख रुपए आया, मेरा शेयर कितना आया? 3 लाख रुपए। तो सर क्या 3 लाख रुपए अब मैं अपना रिटर्न भरूंगा? पार्टनरशिप हमने अपना रिटर्न भर दिया, रिटर्न ऑफ इनकम, मैं अपना रिटर्न ऑफ भरूंगा, तो मैं बताऊंगा क्या? मैं बताऊंगा कि देखो मेरे को ट्रेडिंग से इतना नुकसान हुआ, या इतना मेरे को इनकम हुई, मेरे को पढ़ाने से इतनी मेरी क्या हुई? इनकम हुई। और पार्टनरशिप हमसे इतना मुझे शेयर इन क्या मिला? प्रॉफिट। लेकिन बच्चों समझो, उस प्रॉफिट पे ऑलरेडी क्या लग चुका है? टैक्स। तो वापस क्या टैक्स लगना चाहिए क्या? नहीं। हम आगे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि उसके ऊपर पार्टनरशिप में ऑलरेडी क्या लग चुका होता है? टैक्स, है ना। लेकिन सुनना बच्चों, मुझे वहां पे सैलरी मिली, पार्टनरशिप फर्म से क्या मिली? सैलरी। अब सोचो, उस पे टैक्स देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सैलरी जो है पार्टनरशिप फर्म का क्या रही होगी? खर्चा। और खर्चा रही होगी तो खर्चे से प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम। तो उस सैलरी पे, मतलब सैलरी की वजह से पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स नहीं दिया होगा। जब पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स नहीं दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है ना। तो ये क्या होता है? डिपेंड करता है कि कौन सी इनकम है। अगर उस इनकम पे टैक्स लग चुका है तो वापस नहीं लगेगा, नहीं लगा है तो फिर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ओके। अब अब आगे बढ़ते हैं। इनकम, सी, इनकम की डेफिनेशन है 2-3 पेज की, उसमें वो दे रखी है 2 क्लॉज 24 में। इनकम की डेफिनेशन 2-3 पेज की है, और कहाँ दे रखी है? 2 क्लॉज 24 में। बावले तो है नहीं अपन कि वो 2-3 पेज की डेफिनेशन क्या कर ले, पढ़ना स्टार्ट कर दे। सी, इनकम क्या होती है, यही तो पूरे इनकम टैक्स में पढ़ाना है कि ये चीज क्या रहेगी? इनकम रहेगी। सो इनकम क्या होती है, वो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा? ओवर द टाइम पीरियड 4-5 मंथ्स में पता चल जाएगा। वो 1.5 पेज में जो जो चीजें लिखी है, वो सारी चीजें क्या होती है? इनकम। हमको मेजर ये देखना है कि ये इनकम कैलकुलेट की कैसे जाती है, हाउ इनकम इज कैलकुलेटेड, एंड दिस विल बी दी सिलेबस दैट वी हैव टू स्टडी। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो उस क्लाइंट की इनकम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इनकम क्या होती है ये तो हम बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूंगा ही सही। जैसे वहां लिखा है गिफ्ट को भी इनकम मानना है, कि गिफ्ट है, तो अब आप बोलोगे गिफ्ट को क्या इनकम मानते हैं कि नहीं मानते? तो वो डेफिनेशन में लिखा है गिफ्ट को भी क्या मानना है? इनकम। फिर वो आपको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड को इनकम मानना है कि नहीं मानना? तो वहां लिखा रहेगा डिविडेंड को क्या मानना है? इनकम। तो भाई वो तो मानना है। हम जब पढ़ेंगे चैप्टर्स आपको सब पता चल जाएगा कि ये चीजों को क्या मानना है? इनकम। लेकिन इनकम मानना है तो इनकम निकालना कैसे? व्हाट इज प्रोसीजर? तो अब हम यहां पर डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट इनकम। मेरी लास्ट क्लास है क्या? रोहित जी आएंगे ना? ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इनकम। अब इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो दोस्तों इनकम कैलकुलेट करने के लिए पर्सन होना चाहिए, है ना। पर्सन का स्टेटस पता होना चाहिए। पर्सन का क्या पता होना चाहिए आपको? स्टेटस। अब सुनना, स्टेटस। अब आपको चैप्टर्स के नाम पता चलेंगे कि इनकम टैक्स में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं।
कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और पढ़ते टाइम किन बात का ध्यान रखना है जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, वो पूरी चीज मैं यहां समझाऊंगा आपको। स्टेटस, देखो आपने सुना होगा दो टाइप के लोग होते हैं, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। विराट कोहली हमारे देश का रेसिडेंट है, वो क्रिस गेल हमारे देश का क्या है, नॉन रेसिडेंट है ना। क्रिस गेल हमारे, और हम तो देखो एक होते हैं रेसिडेंट और एक होते हैं नॉन रेसिडेंट। क्रिस गेल भी आईपीएल खेलता है, आके इनकम अर्न करके जाता है ना। कि विराट कोहली भी इनकम अर्न करता है। आप मुझे बताइए, क्या क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज में रह के इनकम अर्न कर रहा है उस पे भी टैक्स लिया जा सकता है क्या? सोचो, बेचारा वो वेस्ट इंडीज में उसके होटल है, वो वहाँ क्रिकेट खेलता है, वहाँ पे उसके रेस्टोरेंट से वहाँ पे वो कमा रहा है, वहाँ एडवर्टीजमेंट से कमाता है, वहाँ मूवीज वगैरह से कमाता है, गाने से कमाता है। इंडिया में आईपीएल खेलने आया तो बोले ला आईपीएल पे तो कमा रहा है, उस पे तो टैक्स दे ही दे। वो जो वेस्ट इंडीज में जितना कमा रहा है उस पे भी क्या दे दे, टैक्स? नहीं। हाँ, उधर की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, जो यहां से कमा के गया उस पे क्या लगेगा, टैक्स। जैकलीन फर्नांडिस, जैकलीन फर्नांडिस जो जैकी है, जैकी कहाँ की है, श्रीलंका की है, श्रीलंका की है। तो भैया इंडिया की हो सकता है वो रेसिडेंट हो, और इंडिया की क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट। अगर कोई इंसान इंडिया का रेसिडेंट है ना, उसको सारी इनकम पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है तो उसको सारी इनकम पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स। अभी विराट कोहली हमारे देश का रेसिडेंट है, अब वो यूएस में खेल के आया या कहीं पर भी खेल कर आए, इंग्लैंड में खेल के आया, ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया, तेरे ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट चल रहे हो, अभी वो सुरेश रैना ने यूके में वो क्या एक रेस्टोरेंट खोला, रेनास रेस्टोरेंट करके, वो अपने देश का सुरेश रैना अपने देश का रेसिडेंट है, उसने यूके में क्या खोल दिया, रेस्टोरेंट। वहां पे जो कमाएगा ना उस पे भी टैक्स लगेगा, इंडिया में जो कमाएगा उस पे भी क्या लगेगा, टैक्स। तो अगर मुझे किसी का रिटर्न भरना है ना इनकम का, तो उसके लिए पूछना पड़ता है कि भैया आपका स्टेटस बताओ, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। अगर आप रेसिडेंट होंगे तो आपकी सारी इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स, आपने कहीं पर भी कमाई होगी। और आप नॉन रेसिडेंट होंगे तो मैं आपसे वही इनकम पूछूंगा जो इसका ताल्लुक कहां से है, इंडिया से, बाकी इनकम पे क्या नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। आई मेरी बात समझ में आपको? तो हमें पता होना चाहिए उस पर्सन का स्टेटस। मतलब आपको पूरी प्रोसीजर बता रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी शक्ल देख के ही समझ जाता हूं वैसे तो वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। मतलब आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूछना पड़ेगा आपको। अब पता चला कि इंडिया का है, वो यूएस में क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो 2-4 दिन घूमने के लिए आया था, फिर इंडिया में क्या करना है, उसको रिटर्न भराना है, क्योंकि इंडिया में कुछ ना कुछ उसकी क्या हुई थी, इनकम हुई थी। तो भैया वो रेसिडेंट थोड़ी है, वो क्या है, नॉन रेसिडेंट। तो उसके इनकम कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग। सर किसको रेसिडेंट, अक्षय कुमार तो नहीं, वो सिटीजनशिप है। सी, एक अलग होता है, एक एक वर्ड होता है रेसिडेंट और एक वर्ड होता है सिटीजन। पता है डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप? जी 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 जी। हाँ, आप उतने दिन रहे हो इंडिया में, जैसे मेरा ब्रदर है ना, वो यूएस में है, वो आईबीएम कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है। ही इज इंडियन सिटीजन, है ना, इंडियन सिटीजन। उसका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में। मम्मी पापा भी कहाँ पर है, इंडिया। सी, तो वेड में भी अब जनरली ये ऐसा हुआ है तो वो तो इंडियन सिटीजन है ही, बट अभी वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के सिटीजन है उसको टैक्स देना, अगर लॉ मेकर्स ऐसा लिखा होता ना कि इंडियन सिटीजन को टैक्स देना पड़ेगा, तो जो मेरा भाई यूएस में है उसके ऊपर जो यूएस वाले भी क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, और इंडिया वाले भी लपेट देते टैक्स में। तो बोला कि मैं तो लूट जाऊंगा, कितना टैक्स भरूंगा, वहां पे भी टैक्स भरूं, यहाँ पे भी टैक्स भरूं। इंडियन सिटीजन पे टैक्स नहीं लगता दोस्तों, किस पे लगता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे लगता है, रेसिडेंट होने पर, ठीक है, रेसिडेंट होने पर क्या लगता है, टैक्स। सिटीजनशिप का पूरा कानून अलग है, बहुत सारे सेक्शन है यार सिटीजनशिप के, आर्टिकल्स बेसिकली, आई शुड रादर से। तो आपको वो देखना पड़ेगा, है ना, कि वो अलग है। एक तो सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है ना, कि आपका जन्म हो गया है तो फिर क्या है, सिटीजन हो इंडिया के। फिर उसको चेंज कर दिया गया, उसको ये कर दिया गया कि आपके पापा या मम्मी दोनों में से कोई भी इंडिया का होगा तो आपको इंडियंस क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं तो उनको भी क्या कर देते हैं, सिटीजनशिप दे देते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, बाहर के हैं, उनको लगता है कि भैया जरूरी है। जैसे अभी आपने ये अपना ये देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स यूएसए में जाकर क्या करते हैं, क्रिकेट खेल रहे, तो उनको यूएस की क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई। आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि यार आप इंडिया में वो जैसे पोर्चुगल में जाके घर खरीद लो या होटल में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, तो आपको वहां की क्या मिल जाएगी, रेसिडेंशियल। तो हर एक देश का क्या होता है, कानून अलग अलग होता है ना। वो एग्जैक्टली exactly मैं नहीं बता सकता कि यार भैया किस किस को सिटीजनशिप मिलती है, क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है। मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि वो देश का रेसिडेंट है या फिर नहीं है।
जी सी, हाँ मैं बिल्कुल ये बात एड्रेस कर लेता हूँ। देखो ये क्या है, पहले तो ये पर्सन होना चाहिए, पर्सन का क्या पता होना चाहिए, स्टेटस। एंड कौन सा स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस किसको रेसिडेंट कहते हैं, किसको नॉन रेसिडेंट कहते हैं, इसका एक चैप्टर रहेगा जो कि मैं पढ़ाऊंगा, वो आपका चैप्टर नंबर 2 रहेगा। पर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, पर्सन वर्सन ये सब चीजें कहां पर आ जाएगी, चैप्टर नंबर 1 में। वो स्टेटस पता करना हो तो वो कहां चल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में। रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, इनका डाउट है इसलिए बता रहा हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कितने दिन आप इंडिया में रुके, उस पे क्या लगता है, टैक्स, है ना। जनरली अगर आप 60 दिन से कम रुक जाओ ना, तो आप इंडिया के क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो, है ना। इंडिया के क्या हो आप, नॉन रेसिडेंट हो। और भी कंडीशंस है जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर, जो वो चैप्टर चालू करेंगे तब। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, 20-25 दिन कहाँ रुक गए, इंडिया में। 15-20 दिन कहाँ रुक गए, दुबई में। 20-25 दिन चले गए स्विट्जरलैंड, फिर चले गए लंदन, फिर चले गए न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर मॉरिशस। दुनिया के किसी भी देश के रेसिडेंट नहीं बनते, पैसा इतना कमा रहे हैं। आप सोचो, आप पैसा ही बहुत कमा रहे हो और आप अलग अलग देश में जाकर क्या कर रहे हो, रह रहे हो, और ऐसे रह रहे हो कि किसी भी देश के क्या नहीं बन रहे हो, रेसिडेंट। और पूरे जो वर्ल्ड में ना जनरली टैक्स पे कर जो होता है ना, वो जनरली किस पे डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं दोस्तों। अब ऐसा तो मेरी इनकम इंडिया से कम है और इंडिया के बाहर से ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, मैं इंडिया में रहूंगा क्या, मैं बेवकूफ हो जाऊंगा अगर मैं इंडिया में रहूंगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि मेरे को इंडिया में क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स। अब फिर एक काम करता हूं, मैं चाहता हूं दुबई में जाकर रहने लग जाता हूं। पता चला दुबई में जाके रहना, तो यस इट्स अ गुड कंट्री, क्योंकि वो टैक्स हेवन है, वहां पे तो रेसिडेंट हो भी जाओगे तो क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन चलो मुझे दुबई नहीं जम रहा भाई, मेरे को नहीं जाना दुबई, मैं इतने दिन दुबई में रहना पसंद नहीं करूंगा, मेरे को तो यूके में रहना है। लेकिन अब यूके में रहूंगा तो रेसिडेंट बन जाऊंगा तो क्या लग जाएगा, टैक्स। तो मेरे को पता चला कि यूके के अंदर है ना 100 दिन से कम रुकने पे रेसिडेंट नहीं मानते, तो मैं यूके में 100 दिन से कम रुका, फिर यूएसए में कुछ दिन से कम रुका, अर्जेंटीना चला गया, वहां पे कुछ रहा। लोग ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर किसी भी देश के रेसिडेंट नहीं हो ना, तो हमारे इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, जो चैप्टर नंबर 2 में आएगा। अगर आप किसी भी देश के रेसिडेंट नहीं हो ना, तो आप हमारे रेसिडेंट हो, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, उसको कहते हैं डीम्ड रेसिडेंट। ये भाई इंडिया का लॉ है, इंडिया का लॉ है ना। इंडिया का लॉ है, इंडिया का लॉ बहुत ही सिंपल। अगर मैं मतलब इंडियन सिटीजन हूं और मैं किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं हूं और मैं कहीं पे भी टैक्स नहीं पे कर रहा हूं, तो तू हमारा रेसिडेंट है, तुला इधर टैक्स दे दे। नहीं नहीं, अपन बाहर वाले पे थोड़ी लॉ बना सकते हैं यार, अपन तो अपने पे बनाएंगे ना। बाहर वाले को भी ऐसा बोल देंगे, आप मुझे बताओ जो दुनिया में कहीं का भी रेसिडेंट नहीं है वो हमारा रेसिडेंट है, तो वो दूसरी कंट्री जाके अपने ऊपर बम बम फेंक देगी, बोले ये क्या है, तुम हमारे कंट्री के अंदर कैसे लॉ बना रहे हो। हम अपने ही कंट्री के लोगों पे क्या कर सकते हैं, यानी इंडियन सिटीजन पे ही क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। हाँ, रेसिडेंट 182 दिन या उससे ज्यादा आता है। अभी आप जो बोल रहे हो 120 डेज, वो सारी बातें अलग अलग आएगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। हाँ बिल्कुल अलग, जैसे चाइना का लॉ उठाऊंगा तो वहाँ चाइनीज में कुछ लिखा होगा, वो वहां पे लिखा होगा चाइनीज में, तो वो जो लिखा होगा मैं समझ नहीं पाऊंगा, बट वहां पे वो उतने दिन होंगे। फिर देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति यूके का भी रेसिडेंट बन जाए और इंडिया का भी क्या बन जाए, रेसिडेंट। यूके का लॉ उठाया मैंने, या मैंने कोरिया का लॉ उठाया, कोरिया का लॉ कोरियन में था, तो मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कि जिसने कोरिया में कदम रख दिया वो कोरिया का रेसिडेंट है। ठीक है, एक दिन भी कदम रख दिया तो वो कोरिया का क्या है, रेसिडेंट है। और इंडिया में लिखा था कि भैया अगर आप इतने दिन फलाने दिन रुक जाते हो तो आप इंडिया के क्या हो, रेसिडेंट हो। देयर आर टू कंडीशन, 182 डेज या उससे ज्यादा, या एक और एक कंडीशन है 60 डेज या उससे ज्यादा, और एक 120 डेज वाली भी है। लेकिन हमें ये बताना, ये तो चैप्टर में आएगा, अभी कैसे डिस्कस करूं। तो आप इंडिया के भी क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए, और वो कोरिया के भी क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। कौन है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो आप कोरिया के भी क्या बन गए, रेसिडेंट। तो सर दोनों जगह टैक्स देंगे, हाँ दोनों जगह क्या लगेगा, टैक्स। कोरिया में भी लगेगा, इंडिया में भी लगेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब 2 बार टैक्स लगता है, 2 बार टैक्स की मार पड़ती है, तो हमारी गवर्नमेंट कुछ राहत देती है, कुछ क्या देती है, रिलीफ, कोई टॉनिक, कुछ दवाई देती है, जिससे टैक्स का बर्डन क्या हो जाता है, कम। उसमें ये होता है, देखो जनरली 2 कंट्रीज के इसमें एग्रीमेंट हो सकते हैं। एग्रीमेंट कैसे हो सकते हैं, ए कोरिया तू टैक्स ले ले, हम छोड़ रहे हैं, कोरियन तो हमारा भाई है, तू टैक्स रख, तू मेरा भाई है, तू रख ले, इस इनकम पे तू रख ले,
इस इनकम पे क्या कर लूंगा, मैं रख लूंगा, है ना, ऐसा ऐसा कर लेते हैं। यूएस वाले बोलते अगर आप वहां के भी रेसिडेंट, दोनों के एक रेसिडेंट बन गए, तो कभी यूएस वाले टैक्स छोड़ देंगे, कभी इंडिया वाले क्या कर देंगे, टैक्स छोड़ देंगे। दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। क्या कहते हैं, DTAA। आपको याद होगा मैंने कहा था इनकम टैक्स के कितने रीजन है, 18 रीजन है, और एक रीजन कौन सा है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। ये वही रीजन है जो आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हो ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये नॉलेज कम लोग रखते हैं, ये नॉलेज जाना चाहिए, मेरे को तो बोलना ये सबसे अच्छी चीज है। ये आप इंटरनेशनल टैक्सेशन फील्ड में जाओ, क्योंकि पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें क्या है, थोड़ा सा कम है। तो आपको अलग अलग कंट्रीज के फिर लॉ का क्या रखना पड़ेगा, इनकम टैक्स के लॉ का नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज होती है, इतना ही बताता हूँ, रोहित सर वेट कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 था। अब आगे कैसे चैप्टर्स होंगे वो कल मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू।